बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने शौहर के साथ दुबई घूमने गई। अचानक शौहर से मेरा झगड़ा हो गया और मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। मैं दुबई पहली बार आई थी। मैं बहुत घबरा गई और रोने लगी। तो अरबी बोला, मेरी माँ बीमार है, तुम मेरी माँ की खिदमत करो और मेरे घर रह जाओ। उसकी माँ बिस्तर पर थी, लेकिन वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती। रोज रात में उसकी माँ के साथ सोती। सुबह नौकरानी कहती, उठकर नहा लो। और एक दिन रात को उसके चेहरे पर से कपड़ा हटा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि सब घर वाले यही कहते थे कि तुम्हें नौमान बहुत खुश रखेगा, अच्छा कमाता है और सुलझा हुआ लड़का है। उसकी बातों से तो यही लगता था कि तुम पर जान निछावर करता है। फिर ये भी तो देखो, नौमान के माँ बाप इस तरह तुम्हारे वारी सदके जाते हैं। जब भी घर चक्कर लगाते हैं तो तुम्हें अपने पास से उठने भी नहीं देते। तुम्हें एक बहुत खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें नुमान जैसा लड़का मिला। मैं ये सब बातें सुनकर खुश हो जाया करती। मैंने नुमान की सिर्फ एक तस्वीर देखी थी, दिल और जान से उस पर फिदा हो गई थी। वो दुबई में रहता है, सुनने में यही आया था कि वो दुबई में बहुत अच्छी जॉब करता है। मेरे पापा इस रिश्ते से राजी थे, मैंने भी हाँ कर दी और यूँ मेरी शादी नोमान से हो गई थी। हम एक हफ्ता पाकिस्तान में ही रहे थे। नोमान मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था, मेरी खूब आवभगत किया करता था। मेरा उसके साथ बहुत अच्छा वक्त बीत रहा था। नोमान वापस दुबई चला गया। उसके माँ बाप और छोटी बहन महक मेरा खूब दिल लगाया करते थे। और 2 हफ्ते बाद ही मेरा भी वीज़ा आ गया, जो हम तीनों दुबई चले गए थे। नुमान हमें एयरपोर्ट लेने आया था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। नुमान ने मुझे बताया कि उसने किस तरह दिन गिन गिन कर गुजारे थे। उसने मुझसे वादा किया था कि मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, मुझे दुबई की सैर कराएगा। हम दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। मैं घर का काम करने की कोशिश करती तो मेरी सास मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत से कहती, आयशा, आपके ये दिन खेलने कूदने के हैं, आप खुद पर जिम्मेदारियां मत डालो। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाती। सबने ठीक तो कहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे लोग मिले हैं। रात हुई तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर पर जाएंगे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। नुमान ने मेरी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे ये ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था ये सब तो फर्जी है, ये तो सब दिखावा था। उसके बाद आजमाइश के पहाड़ मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैं और नोमान घर वापस आ गए थे। फिर हम दोनों ने अपनी शादी की वीडियो देखी तो सारी रात हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे की कंपनी में एंजॉय कर रहे थे। सुबह के वक्त मेरी आंख लग गई थी। मैं दोपहर के 2 बजे नींद से जागी तो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा शौहर और सास साथ में ही बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे के तासुरात थोड़े से सख्त थे। वो मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और उठकर मेरे पास आ गए। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत नाराज हो, और देखते ही देखते उसकी आवाज़ बहुत सख्त हो गई थी। उसने एकदम कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। अपना कसूर भी नहीं पूछ पाई थी। नुमान कहने लगा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने शिकायत की निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा था। वो अपने बेटे से कुछ ना बोली कि वो ऐसा कदम ना उठाए, मगर उसने भी मुझसे नजरें चुरा ली और मुझे इस तरह इग्नोर किया जैसे मैं कुछ थी ही नहीं। मैं तो बिल्कुल डर गई थी। मेरा पूरा बदन बेजान सा हो गया था। नुमान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मैं फटी फटी आंखों से अपना मुंह पर दरवाजा बंद होते हुए देखती रह गई। मेरे ख्वाबों का महल एक झटके से टूट कर बिखर गया था। मैं इधर बेघर हो गई थी। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था जहां मैं जा सकती थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। खुद को संभालने के लिए यूं ही सड़क पर चलती जा रही थी। जब मैं बहुत दूर पहुंच गई तो एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मुझे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ आपको? ये आदमी मेरे साथ इंग्लिश में बातें कर रहा था। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने अरबी आदमी था। मैं तो पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश में बात करने में माहिर थी। मैंने उसे अपना मसला बता दिया था तो वो कहने लगा, दुबई में किसी को जानती हो या रहने के लिए तुम्हारे पास कोई ठिकाना है? मैं बोली, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं तो खुद यहाँ 5 दिन पहले ही आई थी। शौहर के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा था, मगर न जाने उसे आज क्या हो गया कि उसने मुझे तलाक भी दे दी। अरबी आदमी कहने लगा, अच्छा, अगर तुम मेरे घर चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, मगर घर में मेरी एक बीमार माँ है, तुम्हें उसकी खिदमत करनी होगी। मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा, तुम अपने पैसों की टिकट खरीद कर अपने वतन वापस जा सकोगी। अरबी आदमी की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे प्यासे को घूंट पानी मिल गया हो। मैंने इस अरबी को कहा, मुझे ये ऑफर कबूल है, और वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया। उसका घर बहुत ही बड़ा था। घर में रखी एक एक चीज से पता चल रहा था कि वो बहुत ही अमीर आदमी है। मैंने उससे कहा कि आपकी माँ कहाँ है? उसके चेहरे पर बहुत ही उदासी और दर्द था।
उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा था और बोला, दरअसल मेरी अम्मी 2 हफ्ते से अस्पताल में है, कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी तो वो घर वापस आ जाएंगी। मैंने अस्पताल में ही नर्स लेने का इरादा किया था, मगर नर्स रखना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इस टाइम पैसे और ठिकाने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। मैंने वैसे भी सुन रखा है कि पाकिस्तानी लड़कियां घर के कामों में माहिर होती हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोला, मेरी माँ को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उस अरबी की बात सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैं बोली, मैं इस घर में अकेली आपके साथ नहीं रह सकती। वो भी कहने लगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपनी माँ के आने से पहले पहले सब कुछ निपटा देना चाहता हूँ। आज मैं सारा दिन मसरूफ रहूंगा, घर का चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। किचन में दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है, कुछ चाहिए तो तुम पका कर खा लेना। वो भी घर से निकल गया था। मुझे अभी तक उस बात की परेशानी थी कि मैंने इस तरह अजनबी आदमी के घर में रुक कर ठीक किया या गलत। मैं भी क्या करती, मेरी मजबूरी थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे किसी बड़ी मुसीबत में ना डालो और मुझ पर अपना करम बनाए रखना। ये तो खुदा का मुझ पर करम हुआ था कि वो अरबी दोबारा घर नहीं आया था। वो अगली सुबह ही लौट कर आया था। उसके साथ व्हील चेयर पर उसकी माँ भी थी। उसकी माँ ने मुझे देखते ही चेहरे पर कपड़ा डाल लिया था। शायद वो अपना चेहरा मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे पर्दा क्यों किया था, या वो हमेशा पर्दा किया करती थी, इस बात ने मुझे कुछ परेशान कर दिया था। खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो बीमार औरत है, शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि अरबी आदमी की बात सच साबित हो गई थी। उसकी माँ सच में बीमार थी। उसने मेरे साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं किया था। अरबी अपनी अम्मी को कमरे में छोड़ आया और मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं छोटा सा था जब से मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, तब से मम्मी ने मेरे बाप का भी किरदार निभाया और मैं माँ को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनका साथ दूंगा। तुम ये न समझना कि मैंने अपनी मम्मी की सारी जिम्मेदारियां तुम पर डाल दी हैं। दरअसल तुम्हें सिर्फ 8 घंटे ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम सुबह उठ जाना, 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनका ख्याल रखोगी। उसके बाद मैं घर आया करूंगा और सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैं उस अरबी की बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने अरबी की माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मुझे इस काम में बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी बस इतनी सी होती थी कि मैंने खाना ले जाकर कमरे में रख देना होता था। जबकि अरबी की माँ मुझसे पर्दा करती थी, इसलिए मेरे हाथ से खाना भी नहीं खाती थी। वो मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया करती थी। आधे घंटे बाद मैं खुद ही दरवाजे पर दस्तक देकर बर्तन उठा लिया करती। मैं उनको दवाइयाँ भी ऐसे ही दिया करती थी। मालकिन की जिम्मेदारी तो मुझ पर ज्यादा नहीं थी, बस घर के कामों में सारा दिन मसरूफ रहती थी। सफाई, झाड़ू पोछा मेरी जिम्मेदारी थी और खाना बनाना भी मेरा ही काम था। मैं खुद को मसरूफ रखने लगी थी, मगर मेरे लिए ये नामुमकिन था। रह रह कर मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। मैं किचन में काम करते हुए रोते चली जा रही थी। मुझे मेरे माँ बाप बहुत याद आया करते थे। मैं मम्मी की गोद में सर रख कर रोना चाहती थी। उनसे ये सब कहना चाहती थी कि मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया, वो भी वजह बताए बगैर। उसने मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाया और मुझे बेघर कर दिया था। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। इस टाइम उस आदमी ने मुझे सहारा दिया था। अगर ये भी मुझे ना मिलता तो मेरा क्या होता? न जाने मैं कैसे लोगों के हाथ लग जाती। मुझे मालूम नहीं था कब मेरी जिंदगी में वो दिन आना था जब मैं अपने माँ बाप से मिल पाती। तब तक तो मुझे इंतजार करना था। मैं अपनी माँ को फोन करके ये सारी परेशानी बताना चाहती थी। अगर मम्मी को पता चल जाता मैं इस वक्त किस हाल में दुबई में फंसी हुई हूँ, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती। मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी। एक दिन बहुत दिल उदास था। सोचा कि अपनी सहेली के नंबर पर बात करती हूँ, उससे कहती हूँ। मैंने अरबी के घर से जैसे ही सहेली का नंबर मिलाया तो पता चला कि वो तो फ़ोन ख़राब था। मैं बहुत उदास हो गई थी। तब मेरे दिमाग में चौकीदार का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि उसके मोबाइल से घर पर बात कर लेती हूँ। मैं चौकीदार के पास गई और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बात समझाने के काबिल हुई थी। मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, मैं अपने घर बात करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने साफ साफ मना कर दिया था और बोला, मेरे मोबाइल में लोड नहीं है। मैं बहुत मायूस हुई थी, मगर मैं आज हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। आज मैं किसी भी तरह अपने मेहरबान से बात करके दिल पर जमा गुबार हल्का करना चाहती थी। मैंने चौकीदार से कहा कि तुम मुझे किसी पीसीओ का पता बता दो, मैं खुद ही बाहर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंस दिया और बोला, नामुमकिन है। मुझे मालिक ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि मैं आपको घर से जाने ना दूं। ना तो किसी को फोन पर कॉल कर सकती हो, ना ही बाहर जा सकती हो। ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया था। क्या उस अरबी ने मुझे अपने घर में कैद कर लिया था? मैं तो ये सब सोचकर ही थर थर कांपने लगी थी। यहाँ से घर वापस जाना मेरे लिए ख्वाब था। क्या मैं यहाँ पर परदेश में ही मर जाऊंगी? अब मुझे अरबी का बेसब्री से इंतजार था। मैं
मैं उससे दो टोक बात करना चाहती थी। शाम को जब वो आया मैं बहुत गुस्से में बोली कि मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, बस एक नौकरानी हूँ जो अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का हक रखती हूँ। फोन पर अपने घर वालों से बातचीत कर सकती हूँ। तुमने क्या सोचा मुझ पर इस तरह पाबंदियां लगाओगे? तो मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा। आज तुम्हारे चौकीदार से मालूम हुआ कि तुमने मुझे अपने घर में नजरबंद किया हुआ है। मेरी बात सुनकर उस अरबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम दुबई में बिल्कुल अनजान हो। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कैसे कैसे इंसान भेड़िए की शक्ल में घूमते रहते हैं। तुम अगर गलत हाथों में चली गई तो उम्र भर तुम्हारा सुराग भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने अपने चौकीदार से कह दिया था कि तुम्हें कहीं भी आने जाने ना दिया जाए। रही बात फोन पर बात करने की, तो तुम अपने माँ बाप से बात करके क्या कहोगी? ये कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी, मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं हैं, और अब मैं एक अरबी के घर में नौकर का काम कर रही हूँ ताकि वहाँ आने के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूँ। मैं जब अपनी माँ का दुख समझ सकता हूँ तो किसी और की माँ का क्यों नहीं? यही अच्छा नहीं कि तुम महीने की तनख्वाह लेकर अपने मुल्क वापस चली जाओ? वहाँ जाकर अपने घर वालों से कह देना मुझे अरबी की बातें अच्छी लगी थी। मैंने मुस्कुराकर उस बात की माफ़ी मांगी और बोली, माफ़ करना, तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे अपने ही शौहर से इस तरह का दुख मिला था कि मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करती। अरबी कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया था। मुझे यहाँ काम करते हुए अब थोड़े ही दिन हुए थे। अभी भी बहुत कठिन टाइम यहाँ गुजारना पड़ रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस मेहरबान अरबी की माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जो दूसरों का इस तरह एहसास रखता है खुदा उसे अपनी आजमाइश से बचाए। मेरी इस घर में रूटीन बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मैं सारा दिन घर के काम करती और फिर अरबी की माँ के कमरे में चली जाती थी। मैं उनके पास खाना वगैरह रखकर बाहर निकल जाती थी। आज जब मैं खाने के बर्तन उठाने गई तो मुझे ट्रे में एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आया। मैं उसको उठाने लगी तो अरबी की माँ ने जल्दी से मुझे कहा कि तुम कमरे से निकल जाओ। मैंने जल्दी से उनकी बात मानी और उनके कमरे से बाहर आ गई थी। किचन में आकर बर्तन रख दिया और कागज़ उठाया। ये देखकर तो जान ही निकल गई कि इस कागज़ में उर्दू में लिखा हुआ था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो गुमसुम सी हाथ में कागज़ पकड़ खड़ी की खड़ी रह गई कि अरबी की माँ पाकिस्तानी थी। चलो मैंने मान लिया कि उनको उर्दू भी आती थी, तो फिर वो मुझसे इस तरह नफरत क्यों कर रही थी? मैंने तो यहाँ आकर उनका घर संभाल लिया था, उनका भी ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी, इसलिए मैं उनके कमरे में दोबारा चली गई। मगर जैसे ही उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे खा जाना मेरी नज़रों से घूरने लगी थी। उसने मुझे जाने का इशारा कर दिया था। एक बार फिर से कमरे से बाहर आ गई थी। न जाने क्या बात थी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। 4 बजे जब मैं अपने कमरे में आ गई तो सरबी ने मुझे अपने कमरे के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में कमरा रहने को दिया हुआ था। सुबह से 4 बजे तक तो मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता था, मगर इससे आगे एक एक मिनट गिन गिन कर गुजारती थी। टाइम तो जैसे थम सा गया था। पाकिस्तान की याद आने लगी थी। ख्वाबों का ख्याल बहुत बेचैन कर रहा था। न जाने मेरे पीछे क्या कुछ हो गया था। इधर सब कैसे थे? मेरी मम्मी ने न जाने कितनी बार मेरे ससुराल वालों को फोन किया होगा, मेरा हाल चाल पूछ रहे होंगे। पता नहीं उन्होंने मम्मी को क्या कह दिया होगा, उन्हें क्या बताया होगा कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। फोन पर बात क्यों नहीं करती, मैं यही सोच रही थी। मेरे पीछे एक कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोल दिया तो सामने अरबी खड़ा था। कहने लगा, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें तंग कर दिया। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उस अरबी ने नसीम नाम कहकर किसी को बुलाया था। अभी मेरे सामने एक पक्की सी उम्र की अरबी औरत आ गई थी। ये तो बहुत ही खूबसूरत थी। अरबी आदमी कहने लगा कि मेरी मम्मी की देखभाल के लिए उन्हें काम पर रख लिया है, तुम बस मेरे घर को देखोगी और सफाई सुथराई तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। और अरबी कहने लगा कि अब तुम्हारी ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है तुम्हें रात के वक्त मेरी माँ के साथ ही सोना पड़ेगा। मैंने उस पर भी कोई एतराज नहीं किया था। अरबी चला गया था। अगले दिन मैं काम पर गई तो नसीम ने मुझे मालकिन के कमरे में भी जाने नहीं दिया था। मैंने उसे बताया कि मैं तो बस मालकिन की तबीयत के बारे में पूछना चाहती हूँ। नसीम कहने लगी कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और सोने का टाइम हो गया है। तो नसीम ने खुद ही मुझे मालकिन के कमरे में जाने को कह दिया था। वहाँ फर्श पर 2 बिस्तर लगे हुए थे, जबकि मालकिन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। नसीम ने मुझे इशारे से समझाया कि हम दोनों मालकिन के साथ ही सोया करेंगे। रात के वक्त उनकी हालत बिगड़ जाती है और मुझसे उन्हें अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी जान सर्वेंट क्वार्टर से छूट गई थी, क्योंकि वहाँ मुझे अकेलापन बड़ा सताता था। रात काटना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाती थी। पहली रात तो मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। सुबह सोकर उठी तो नसीम कहने लगी, जाकर नहा लो। मैं बहुत हैरान हुई थी। वजह पूछी तो कहने लगी कि हम मालकिन के कमरे में सोए थे, न जाने कितने जरासीम होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों नहा लें।
मैं नसीम की बात मानकर नहाने चली गई थी और फिर घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। मेरे लिए ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। नसीम तो मालकिन के कमरे से बाहर नहीं आती कि वो एक पल मुझे उस कमरे में बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं मालकिन से बात करना चाहती थी, उनसे उसकी वजह पूछना चाहती थी। आखिर उन्हें उर्दू कैसे आती है और फिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं और क्यों मुझे अपने घर से निकाल देना चाहती हैं। अभी तक ये एक राज था। मुझे लगता था ये मेरा महीना यूं ही खत्म हो जाएगा और मैं अरबी मालिक से पैसे लेकर वतन वापस चली जाऊंगी, मगर नकाबपोश मालकिन का राज मालूम नहीं कर पाऊंगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा शक भी बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात मैं शक के हाथों इस तरह मजबूर हो गई कि मेरी आंखों से नींद उठ गई थी। मैं करवटें बदलती रह गई थी, मगर नींद तो मुझ पर मेहरबान नहीं हो रही थी। मैंने नसीम की तरफ देखा तो वो बड़े मजे से खराटे ले रही थी। एकदम से उठकर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो मालकिन का चेहरा देख लेती हूँ। मैं दबे पांव चलती हुई मालकिन के सराहने जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। फिर तो जैसे जमीन आसमान आपस में टकरा गए थे। ये मेरे लिए कोई अजनबी चेहरा नहीं था, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो भी नींद से जाग चुकी थी। कमरे में हल्की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। हम दोनों की नजरें मिल गई थी। मैं सवाल करना चाहती थी मगर उसने मुझे रोक दिया और जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। अब मामला पहले से ज्यादा उलझ गया था। ये यहाँ कैसे पहुंची थी? ये तो मेरी नंद महक थी। भला एक अरबी के घर में क्या काम था? जहाँ तक मुझे मालूम है मेरी नंद कुंवारी थी। इतने दिनों से अपने घर से गायब थी तो क्या उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी? फिर ये भी बात कि मुझसे अरबी मालिक ने झूठ क्यों बोला था? उसने मेरी नंद के बारे में क्यों कहा था कि वो उसकी माँ है? यकीनन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। इस बात का मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि मेरी नंद इस टाइम किसी परेशानी में है, उसको कोई खतरा है। अब सोचने की बात यह थी कि क्या मुझे उस आदमी की बहन की फिक्र करने की ज़रूरत है या नहीं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। दिल तो चाहता था कि अपनी जान बचाकर भाग जाऊं। ये इंसानियत का सबसे गंदा तरीका था। मेरे साथ बुरा तो मेरे शौहर ने किया था, उसकी सजा भला मैं अपनी नंद को कैसे दे सकती थी? मैंने सोच लिया था मुझे अपनी नंद के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। मैंने अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाकर खत लिखा और उससे पूछा कि मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं किसी तरह की कोई मदद चाहिए। अब ये मसला, ये खत उस तक पहुँचाना था। उसका हल भी मैंने निकाल लिया था। नसीम को बहाने से किचन में बुलाकर मैं खुद बाहर निकल गई थी। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ख़त उसके पास छोड़ आई थी। फिर शाम के वक्त मैंने फिर से बहाना बनाया और नसीम से कहा कि मालकिन के कमरे से बर्तन उठाने जा रही हूँ। महक ने मुझे देखा तो एक कागज बर्तनों की ट्रे में रख दिया। बर्तन मैंने किचन में रखे और खुद बाथरूम में जाकर उसका खत पढ़ा। उसने लिखा था, मुझे मदद की जरूरत है भाभी, पुलिस को हर हाल में खबर देनी है। नीचे महक ने दुबई पुलिस का नंबर लिखा हुआ था। मैं अब उसके बीच में पड़ गई थी। किस तरह से फोन करूं पुलिस को, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। इसी वक्त मेरी नज़र नसीम पर पड़ी। वो अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ये औरत जो रब्बी ने मेरे पहरे के लिए रखी थी, वही अनजाने में मेरे काम आ रही थी। जैसे ही वो महक के कमरे में गई, मैंने उसका मोबाइल उठाया और पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और कहा था कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में अरबी भी घर आ गया था। मैं भागती हुई उसके पास आई और बोली कि हमारे गेस्ट रूम में सांप आ गया है। अरबी बहुत घबरा गया और नसीम जल्दी से गेस्ट रूम में चली गई थी। जैसे ही वो कमरे में गई, मैंने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया था। ऐसा करने को मुझे पुलिस ने कहा था ताकि वो अरबी हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अरबी गुस्से से बोल रहा था। वो दरवाजे को इस तरह से खटका रहा था कि वो दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगा। इतनी देर में पुलिस आ गई थी। चौकीदार को उन्होंने बाहर से ही पकड़ लिया था। फिर अरबी और नसीम को भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुझे और महक को बयान देने के लिए साथ ले गए थे। उधर जाकर महक ने बताया कि वो और अरबी लड़का आपस में मोहब्बत करते थे। जब मेरा रिश्ता लेकर घर आया मगर भाई ने मना कर दिया। फिर भाई की शादी हो गई और वो अपनी बीवी को लेकर दुबई आ गया। हर टाइम अपनी बीवी में बिजी रहता, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी मोहब्बत को पाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। अरबी मुझे अपने घर लेके आ गया और कहा तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्ले वाले पुलिस को बुलवा लेंगे। मैंने एक काम वाली का भी इंतजाम कर लिया है, तुम इसके सामने थोड़े रोज बुढ़िया बनने का नाटक कर लेना। अरबी ने मुझसे उसके सामने चेहरा ढकने के लिए दबाव डाला था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि नौकर के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी सामने खड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को पता चले कि मैं यहाँ हूँ और मुझे घर साथ ले जाए, क्योंकि मैं तो अभी भी अरबी से मोहब्बत करती थी। मगर एक दिन जब फोन पर वो किसी से बात कर रहा था, मैंने सुन लिया कि उसने तो मेरा और भाभी का सौदा कर दिया है और हम दोनों को दूसरे मुल्क बेच देना चाहता है। मैं तो वहाँ फंसी हुई थी, इसलिए भाभी को वहाँ से भगा देना चाहती थी। पुलिस ने मेरी माँ और भाई को भी थाने में बुलवा लिया था।
میری ساس کہنے لگی مجھے معاف کر دینا بیٹی، تمہیں طلاق میری وجہ سے ہوئی ہے۔ جب تیری نند گھر سے بھاگ گئی تو میں نے تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی اس سب میں ملی ہوئی تھی، اس نے ہی تمہاری بہن کو گھر سے بھگا دیا ہے۔ اس غصے میں اس نے تمہیں طلاق دے دی اور مجھے آج معلوم ہوا کہ تم نے ہی میری بیٹی کو بچایا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میری ساس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ معاف کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ پولیس نے عربی کو پکڑ لیا تھا، مجھے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ میری ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر میرے ماں باپ بہت غم میں پڑ گئے، مگر میرے پاس ان کو دینے کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ کسی کے گناہ کی سزا مجھے مل گئی تھی، آگے کی دنیا میں اندھیر ہی نظر آ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔